सीमा को अपने बेटे अनुराग के लिए एक सीधी व सुशील लड़की चाहिए थी। इसीलिए वह पास के गांव के पंडित से अपने बेटे के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की खोजने के लिए कहती है। पंडित जी प्रणाम। आज मैं यहाँ एक खास काम से आई हूँ। कहो बहन जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल पंडित जी, मेरा एक जवान बेटा है। उसके लिए मुझे एक सुंदर और सुशील बहू चाहिए। बस उसी तलाश में आपके पास आई हूँ। तभी मंदिर में उसी गांव में रहने वाली प्रेरणा नाम की लड़की आती है। सीमा को पहली झलक में प्रेरणा पसंद आ जाती है और वह पंडित जी से कहती है, अरे पंडित जी, ये लड़की कौन है? देखो कितनी सुंदर है और कितनी सुशील। इसका नाम है प्रेरणा और ये बड़ी ही सुशील और शांत स्वभाव की है। पर भाग्य देखिए, बचपन से ही इसके सर पे माँ बाप का साया नहीं है, बेचारी। पंडित की बात सुनकर सीमा को बहुत दुख होता है। वह ठान लेती है कि उसके घर की बहू तो प्रेरणा ही बनेगी। वह पंडित जी से रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर सीमा अपने घर वालों को प्रेरणा के बारे में बताती है। घर के सभी सदस्य सीमा की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, सिवाय उसकी बेटी पारुल के। पर माँ, ये लड़की तो बिल्कुल अनपढ़ है। क्या आप भैया की शादी किसी भी गवार से कर देंगी क्या? अरे पारुल बेटा, क्वालिफिकेशन डिग्री तो महज एक कागज का टुकड़ा होती है। इंसान की असली डिग्री तो उसका स्वाभिमान और उसका व्यवहार होता है। यह सुनकर पारुल मुंह बना लेती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। देखते ही देखते अनुराग और प्रेरणा की शादी भी हो जाती है। शादी की सभी रस्मों के बाद प्रेरणा रात के खाने की तैयारी करने लगती है। वह खाना बनाकर टेबल पर सजा देती है। पूरा परिवार एक साथ खाना खाने बैठता है। तभी पारुल इतराते हुए बोलती है, लगता है आज से पहले भाभी ने इतनी बड़ी रसोई नहीं देखी है। पारुल बिटिया, ये तुम कैसे बात कर रही हो? प्रेरणा तुम्हारी भाभी है। आज के बाद जरा तमीज से पेश आना। अरे माँ, मैं तो अपनी भाभी से मजाक कर रही हूँ। आखिर इकलौती ननंद हूँ, इतना हक तो बनता ही है ना। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा। आखिर ननंद अपनी भाभी से मजाक नहीं करेगी तो कौन करेगा? प्रेरणा की ये बात सुनकर सभी घर वाले उसकी और उसके बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। यह सब देखकर पारुल को बहुत गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचती है, ले ले, जितनी तारीफ के मजे लेने हैं ले ले, पर तुझ जैसी गवार को तो मैं कभी अपनी भाभी नहीं मानूंगी। यह सोचकर पारुल अपने कमरे में चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं और प्रेरणा सभी घर वालों के दिल में अपनी जगह बना लेती है। यह सब देखकर पारुल परेशान हो जाती है और प्रेरणा को घर से कैसे बाहर निकाला जाए, इसकी तरकीब सोचने लगती है। पारुल धीरे धीरे प्रेरणा के खिलाफ सभी घर वालों के कान भरने लगती है। एक दिन पारुल प्रेरणा से कहती है, भाभी, जरा भैया का लैपटॉप तो साफ कर देना, बहुत गंदा हो गया है। इसे ऐसे चमका दो कि भैया देखकर खुश हो जाएं। प्रेरणा सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस लैपटॉप को कैसे चमकाया जाए। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हो? लैपटॉप ही तो साफ करना है, कर दो। वो दीदी मैं सोच रही थी कि इसे चमकाऊं कैसे। बस इतनी सी बात, जैसे कपड़े चमकाती हो वैसे ही इसे भी चमका दो। ये कहकर पारुल वहाँ से चली जाती है और प्रेरणा भी लैपटॉप को उठाकर गर्म पानी में डाल देती है। प्रेरणा इस लैपटॉप को अच्छे से धोती है और तार पर सुखाने के लिए रख देती है। शाम को जब अनुराग ये सब देखता है तो गुस्से से तिलमिला उठता है। तभी उसकी माँ और पारुल भी वहाँ आ जाते हैं। अनुराग उन सबको प्रेरणा का कारनामा सुनाता है। मौका देखकर पारुल बोलती है, माँ, तुम्हारी बहू सीधी और सुशील के साथ साथ इतनी गवार भी है, ये तो तुमने कभी बताया ही नहीं। माँ, ये मेरी शादी आपने किससे कर दी? इस गवार को मैं और नहीं झेल सकता।
अनुराग की बात सुनकर सीमा दंग रह जाती है और उसे समझाती है कि आगे से प्रेरणा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। ये सब देखकर पारुल सोचती है, बचा लो, जितना बचाना है बचा लो, एक ना एक दिन तो मछली जाल में जरूर फंसेगी। दिन बीतने लगते हैं और घर से सामान भी गायब होने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह चोरी कैसे हो रही है। पारुल सभी घर वालों को बताती है कि चोरी प्रेरणा ही करती है। एक दिन पारुल चोरी किया हुआ सारा सामान और अपने कुछ गहने प्रेरणा की अलमारी में छुपा देती है। अगली सुबह पारुल सभी घर वालों को गहने चोरी होने की खबर देती है। आखिर यह चोरी हो कैसे रही है? कौन चुरा रहा है घर का सामान? हो ना हो घर में ही कोई चोर है, क्योंकि बाहर से तो कोई आता ही नहीं घर में। क्यों ना घर के सभी कमरों की तलाशी ली जाए। बात तो सही है दीदी, पर इस तरह तो हम अपने घर के सदस्यों का अपमान कर देंगे ना। भाभी, आप इतने क्यों डर रही हो? कहीं गहने आपने ही तो नहीं चुरा लिए? ऐसा कहकर पारुल सभी घर वालों को प्रेरणा के कमरे में ले जाती है और तलाशी लेने लगती है। तभी सीमा प्रेरणा की अलमारी के पास जाती है और खोल कर देखती है। सीमा यह देखकर दंग रह जाती है कि चोरी किया हुआ सारा सामान वहीं पर है। यह देखकर पारुल झट से बोलती है, मुझे तो पहले ही शक था कि चोर कोई और नहीं बल्कि भाभी ही है। आखिर गरीब है, इतना पैसा और गहने तो कभी देखे ही नहीं होंगे, नियत में खोट तो आएगा ही ना। मैं चोर नहीं हूँ, ना जाने ये सब कहाँ से आ गया। मैं निर्दोष हूँ, कोई तो मेरा यकीन करो, मैं निर्दोष हूँ। तो ये चोरी का सामान क्या हवा में उड़कर तेरी अलमारी में आ गया? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर मेरा बस चलता ना तो तुझे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल देती। बस बहुत हुआ, अब तू इस घर में नहीं रुक सकती। निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद अपने चोरों वाली शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। निकल। यह कहकर अनुराग और पारुल प्रेरणा को घर से बाहर निकाल देते हैं। प्रेरणा रोते हुए घर से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पारुल रास्ते से जा रही होती है कि तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और उसका पर्स चुराने की कोशिश करते हैं। पारुल मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर कोई पारुल की मदद नहीं करता। तभी प्रेरणा को पारुल की आवाज सुनाई देती है और वह उसे बचाने के लिए चली आती है। प्रेरणा जल्दी से अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर गुंडों की आंखों में स्प्रे कर देती है, जिससे उन बदमाशों की बैंड बज जाती है। मेरी आंखें, मेरी आंखें, कोई बचा, मेरी आंखें। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ जाती है और बदमाशों को पकड़कर ले जाती है। पारुल को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। वह प्रेरणा को घर ले जाती है और अपने परिवार को सारी घटना के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि घर में हुई चोरी में भाभी का कोई दोष नहीं था, बल्कि सारी गलती उसी की थी। पारुल की बात सुनकर सभी घर वाले दंग रह जाते हैं। पारुल अपनी इस हरकत के लिए प्रेरणा और सभी घर वालों से माफी मांगती है। किसी गांव में आरती अपने परिवार के साथ रहती थी। आरती अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी, पर दुर्घटनावश एक हादसे में आरती के पैर में चोट लग गई थी, जिस कारण वह लंगड़ा कर चलती थी। आरती के लंगड़े हो जाने के कारण उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। आरती की उम्र बड़ी हो चुकी थी और शादी के लिए रिश्ते भी आने लगे थे, पर लंगड़ी होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते आरती की माँ बहुत दुखी रहने लगी थी। हे भगवान, जवान बेटी घर में बैठी है, बस मरने से पहले इसकी शादी होते देख सकूं, यही मेरी आखिरी इच्छा है। तुम रोना बंद करो, कहीं आरती ये सब सुनकर कोई गलत कदम ना उठा ले। तुम देखना, हम अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से करेंगे। आरती के पिता उसकी शादी कराने की ठान लेते हैं और उसके लिए रिश्ता तलाशने लगते हैं।
अगले ही दिन आरती के लिए सूरज नाम के लड़के का रिश्ता आता है। सूरज के घर वाले आरती को देखने उसके घर आते हैं। उन्हें आरती बहुत पसंद आती है। जब आरती चाय देने के लिए उनके पास चलकर आती है तो सूरज की माँ देखती है कि आरती लंगड़ाकर चल रही है और आरती के पिता उसके लंगड़ेपन को मोच बताकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। समधी जी, वो अगर आप बुरा ना माने तो हम अपनी बेटी की शादी थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं। वो क्या है कि आरती की माँ की तबीयत भी आजकल बहुत खराब रहती है। अरे क्यों नहीं समधी जी, शुभ काम में भला कैसी देरी। मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर इसी महीने का मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। क्यों? वहीं आरती को थोड़ा दुख होता है कि इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुई, पर उसे थोड़ी खुशी इस बात की थी कि कम से कम उसके माता पिता की चिंता तो खत्म होगी। कुछ समय बाद आरती की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं और आरती घर का सारा काम संभाल लेती है और अपने परिवार को बहुत खुश रखने लगती है। एक दिन आरती की सास उससे बोलती है, अरे बहू, ये तेरी मौज अभी तक ठीक नहीं हुई क्या? या फिर तेरे बाप ने हमें चूना लगा दिया? वो माँ जी, वो मैं एक हादसे के दौरान लंगड़ी हो गई थी, उसी वजह से अब मेरे पैर में खराबी आ गई है। क्या? ये नहीं हो सकता। इसका मतलब तेरे बाप ने अपनी मुसीबत हमारे गले डाल दी। हे भगवान, हम तो बर्बाद ही हो गए। अरे लुट गए रे। आरती की सास चिल्ला कर पूरे परिवार वालों को बुला लेती है और उन्हें पूरी बात बताती है। सभी घर वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं और आरती को बुरा भला सुनाने लगते हैं। घर वालों की बातें सुनकर वे बहुत रोने लगती है। अब ये आंसू बहाकर डरामा मत करो। हमें धोखा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पिता ने मेरी माँ की जान बचाने के लिए आप सभी से झूठ बोला था। अगर मेरी शादी ना होती तो मेरी माँ मर जाती। मैं एक झूठी और धोखेबाज लड़की के साथ नहीं रह सकता। चल निकल मेरे घर से, चल निकल। अरे देखते क्या हो जी, उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक देते इसको और इसके सामान को। तभी आरती का देवर गौरव गुस्से से बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम सब? भला इस हालत में भाभी कहाँ जाएगी? और भैया आपने तो इनके साथ 7 फेरे लिए हैं। कम से कम आप तो भाभी का साथ दीजिए। अरे तुम तो चुप ही रहो। वैसे भी तो ये दहेज में बस एक संदूक का बक्सा ही लाई थी, और हाँ, ऊपर से लंगड़ी भी है। आखिर भाभी में कमी ही क्या है? घर का सारा काम तो करती ही है, ऊपर से आप सबका इतना ध्यान भी रखती है। घर वाले गौरव की बात भी नहीं सुनते और आरती को घर से बाहर निकाल देते हैं। आरती रोते हुए अपने मायके पहुंचती है और अपने माता पिता को पूरी बात बताती है। ये सुनकर आरती की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उन्हें हिसार के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं लंगड़ी ना होती तो ये सब कुछ कभी ना हुआ होता। वहीं सूरज दूसरी शादी करने की ठान लेता है। सूरज अपने फोन की एप्लीकेशन से एक सलोनी नाम की लड़की के संपर्क में आता है और उससे मिलता है। वह उसके सामने शादी की बात रखता है और कुछ दिनों में सूरज की शादी सलोनी से हो जाती है। सलोनी का घर के कामकाज में बिल्कुल मन नहीं लगता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सलोनी घर की सफाई कर रही थी, तभी सूरज की माँ वहाँ आती है और उससे बोलती है, बहू एक काम कर, आज घर के सारे पर्दे उतार कर धो देना, ठीक है बहू? वो क्या है ना सासू माँ, मैंने कभी कोई घर का काम किया ही नहीं। मेरी मम्मी ने तो घर में 20-20 काम वाली रखी हुई हैं। हैं? बहू तुझे शर्म नहीं आती सास के आगे जवाब देते हुए? सुन रहा है ना तू सूरज बेटे? पहले तो सूरज को सलोनी पर बहुत गुस्सा आता है, पर किसी तरह वह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। रात को सूरज ऑफिस से घर लौटता है और अपने कमरे में जाता है। कमरे में पहले से ही सलोनी अपने फोन के किसी एप्लीकेशन में म्यूजिक वीडियो बना रही थी। यह देखकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है,
एक तो तुम घर का कोई काम नहीं करती, ऊपर से पूरा दिन सज धज कर बस सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती रहती हो। मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो दिन भर घर का काम करती रहूँ। अगर मेरे वीडियो बनाने से इतनी ही चिढ़ है तो अपनी माँ से बोलो कि घर के काम में मेरा हाथ बटाए, पर नहीं, उन्हें तो पूरा दिन एसी का चिल मोड ऑन करके बस आराम करना है। तुम हद पार कर रही हो सलोनी। क्यों ना बोलूं मैं? मेरे पापा ने इतना सारा दहेज मुझे चुप रहने के लिए नहीं दिया। आई बात समझ में? और ये सब सुनकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है और वह सलोनी को खरी खोटी सुना देता है, जिससे गुस्से में आकर सलोनी अपने मायके चली जाती है। वह सूरज के ऊपर डाइवोर्स केस फाइल कर देती है, जिससे कुछ ही दिनों में उनका डाइवोर्स हो जाता है। अब घर का सारा काम सूरज की माँ को करना पड़ता था। धीरे धीरे सूरज की माँ की तबीयत भी बिगड़ने लगती। मैंने तो पहले ही कहा था आरती भाभी को घर से मत निकालो, पर मेरी किसी ने ना सुनी। आखिर कमी ही क्या थी मेरी आरती भाभी में? हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। लालच ने हमारी आंख पर पर्दा डाल दिया था। क्यों भैया, आप तो भाभी को अपाहिज मानते थे, अब क्या हुआ? अपाहिज भाभी नहीं बल्कि आपकी बुद्धि है। हाँ सूरज बेटा, बस कुछ भी करके मेरी आरती बहू को घर ले आ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। सूरज को एहसास हो जाता है कि आरती कितनी सच्ची थी और साथ ही उसे यह भी एहसास होता है कि उसने आरती के साथ कितना गलत किया। इसीलिए वह आरती से माफी मांगने उसके घर जाता है और सबके सामने हाथ जोड़कर आरती से माफी मांगता है। आरती सूरज को माफ कर देती है और उसके साथ फिर से अपने ससुराल चली जाती है। घर पहुंचकर सूरज की माँ भी आरती से माफी मांग लेती है और एक बार फिर से वे सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।